अशोक के शिलालेखों की चर्चा करी थी। उसी में अपन आगे बढ़ते हैं मौर्य काल के संदर्भ में। हमको मौर्य काल का राजनीतिक जीवन देखना है। मौर्य काल का राजनीतिक जीवन। मौर्य काल की पॉलिटिकल लाइफ देखो, हमने अभी कल केवल क्या देखा था, मौर्य काल के राजनीतिक स्रोतों को देखा था कि मौर्य काल के संदर्भ में कौन कौन से साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत हमको दिखाई दिए। अब हम उसकी पॉलिटिकल लाइफ में देखते हैं कि कौन कौन से वहां पर राजा हुए। तो देखो, मौर्य काल में हमको 3 राजाओं के बारे में पढ़ना है। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, उसका लड़का बिंदुसार, और बिंदुसार का लड़का अशोक। बस ये 3 ही हैं। अशोक के उत्तराधिकारी तो बहुत कमजोर होते हैं, उनका भी हम नाम जानेंगे, लेकिन उसके बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाएगा, ज्यादा नहीं चलेगा अशोक के बाद। तो शुरुआत करते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक है और भारत में पहले बड़े राजवंश का संस्थापक। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड 322 से 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड है। ठीक है। अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट बनता है नंद वंश को पराजित करके। नंद वंश को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का सम्राट बनता है। नंद वंश को पराजित करके, घनानंद वहां का शासक था, उसको पराजित करता है 322 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व और 323 ईसा पूर्व में अपन ने देखा है कि सिकंदर और उसका टाइम पीरियड चल रहा, भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ, उसके बाद की ही घटना है। अब देखो, इस चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में जिसको कहना चाहिए कि कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग जानकारी मिलती है। देखो, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ इसके बारे में अलग जानकारी देते हैं, कुछ बौद्ध ग्रंथ इसको अलग कहते हैं। बौद्ध ग्रंथों और ब्राह्मण ग्रंथों दोनों में इसमें अलग अलग जानकारी है। बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि ये पिपलव वन के मौर्य थे। पिपलव वन के मौर्य थे। पिपलव वन नेपाल की तराई, अपन ने देखा था ना कि जो गणतंत्र था उसमें कुछ लोग, जब विडुब्बू ने आक्रमण किया था तो महात्मा बुद्ध के जो शाक्य गणतंत्र था बर्बाद हुआ, तो कुछ शाक्य के जो रिश्तेदार थे वो माइग्रेट होके कहा है और नेपाल की तराई में चले गए। तो वहां पर उन्होंने क्या है, पिपलव वन में शरण ली थी, और पिपलव वन में बहुत ज्यादा मोर होते थे, तो इसलिए वो लोग क्या कहलाए, मौर्य कहलाए। तो वही मौर्य वंश है। फिर उन्हीं में से एक परिवार वहां से और माइग्रेट होता है, फिर मगध पहुंचता है, मगध में उसके पिताजी रहते हैं, फिर वो माइग्रेट होते होते फिर कहां पहुंच जाते हैं, तक्षशिला के आसपास वो कहीं रहते हैं जब सिकंदर का आक्रमण होता है। कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, बस ऐसी टूटी फूटी जानकारी हमको इन धर्म ग्रंथों में मिलती है। फिर अब कैसे ये चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेना बनाता है, इतनी बड़ी सेना बनाता है कि नंद वंश जैसे बड़े साम्राज्य को खत्म कर देता है और मौर्य वंश की नींव रखता है। तो इसके संदर्भ में भी क्या है, कहानियों का ही उल्लेख है कि देखो, एक तो किताब है बौद्ध ग्रंथ की महाबोधि वंश। महाबोधि वंश, महाबोधि वंश में एक चपाती की कहानी का उल्लेख है। चपाती की कहानी का उल्लेख है। और एक जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन।
परिशिष्ट पर्वम। इस परिशिष्ट पर्वम में खीर की कहानी का उल्लेख है। खीर की कहानी, परिशिष्ट पर्वम ग्रंथ में खीर की कहानी है। और भी कहानी है, ब्राह्मण ग्रंथों में भी कहानी है। एक कहानी है कि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य खरीद लेता है पैसे देख के, उसकी प्रतिभा को देखकर, और फिर उसको पूरी ट्रेनिंग देता है और ट्रेनिंग देके फिर नंद वंश पे आक्रमण करवा देता। मतलब वो पूरा कहानी क्या कहती है कि चाणक्य ही है सब कुछ जो चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने वाला, मतलब चाणक्य किंग मेकर था। लेकिन अलग अलग कहानी मिलती है। अब ये कहानी की डिटेल में नहीं जा रहे, बस आप तो इतना याद रखो कि इन ग्रंथों में ऐसी कहानी हमको मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे सम्राट बनता है। ठीक है, तो मतलब देखो ये बताना चाह रहे हैं कि प्रारंभिक के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन मौर्य थे तो ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये पिपलप वन के मौर्य वंश के ही थे। मतलब उच्च जाति के ये लोग दिखाई नहीं देते, क्षत्रिय हैं, लेकिन अब जो क्षत्रिय की परिभाषा है कोई स्पष्ट रूप से हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठेगा, तो गद्दी पर बैठेगा और इसके क्या है, अलग अलग समय में अलग अलग युद्धों से ये अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। इसका यूनानियों से भी आक्रमण होता है, ये नंद वंश को भी पराजित करेगा। तो हमको सबसे पहले यही देखना है चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य विजय या साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विजय, देखो इसमें हमको कुछ डेट याद रखनी है। जैसे एक हुआ था इसका 317 ईसा पूर्व, पंजाब के यूनानी सेनापति, पंजाब के यूनानी सेनापति, पंजाब के यूनानी सेनापति जिसका नाम था यूथिडेमस, यूथिडेमस, इससे युद्ध हुआ, इसको पराजित करता है। 315 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व मगध शासक घनानंद को पराजित करता है। मगध शासक घनानंद को पराजित करता है और 315 में ही कहते हैं कि ये मगध की सत्ता स्थापित कर। देखो यहां पर हमने इसका टाइम पीरियड 322 ईसा पूर्व लिखा कि 322, तो 322 में राजा बन गए थे, लेकिन कहां का राजा बना था ये नहीं है। इसकी शुरुआती कहानी आपको क्या है, इधर तक्षशिला के आसपास ही देखने को मिलती है। देखो जब सिकंदर यहां से वापस लौट रहा है तो अपन ने देखा था कि सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था, यहाँ पे गणतंत्र थे छोटे छोटे, और जो कुछ राजतंत्र थे, तो गणतंत्रों को भी खत्म कर गया और राजतंत्रों को भी नष्ट कर गया, सबको पराजित कर गया था। और जो पराजित हुए थे उनको, जैसे पोरस था उसको सत्ता वापस सौंप गई थी, आम्बी को सत्ता वापस सौंप गई थी, लेकिन ये यहाँ पर क्या है, सब कमजोर हो गए थे। इसी कमजोरी का फायदा उठाता है एक चंद्रगुप्त नामक व्यक्ति और इस क्षेत्र को सबसे पहले वो जीतता है। तो देखो पंजाब को जीतता है। फिर जब ये मगध पर आक्रमण करता है ना, तो मगध पर आक्रमण करते समय ये वहां के शासकों की भी मदद लेता, बताते हैं पोरस की भी मदद ली थी इसने, और तब जाके नंदवंश को पराजित करता। मतलब वहां से साम्राज्य विस्तार करना चालू करता है और मगध पर वो कब्जा करता है। फिर इसके बाद अगला युद्ध इसका 305 ईसा पूर्व हुआ था। 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस यूनानी शासक था, सेल्यूकस, सेल्यूकस 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस के साथ इसका युद्ध हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में ये सेल्यूकस के साथ जो इसने युद्ध लड़ा था 305 ईसा पूर्व में, और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। मतलब सेल्यूकस क्या होता है, पराजित होता है। सेल्यूकस निकेटर उसका पूरा नाम रहता है, ये क्या है, पराजित हो जाता है।
अब देखो जब सेल्यूकस निकेटर पराजित होता है तो सेल्यूकस जो निकेटर है, ऐसा उल्लेख है कि इसकी पुत्री हेलेना विवाह चंद्रगुप्त से होता है। हेलेना का विवाह, हेलेना या एक और नाम मिलता है कार्नेलिया, हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करना पड़ता है। अब देखो इस विवाह का भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, कुछ इतिहासकार करते हैं, कुछ इतिहासकार नहीं करते हैं। ठीक है। अब इस युद्ध में और एक दो चीज हुई थी, तो देखो ये वैवाहिक संबंधों की जानकारी मिलती है। इसी विवाह के साथ क्या है, सेल्यूकस का एक राजदूत है मेगास्थनीस, ये आता है और इसी ने एक किताब लिखी थी इंडिका, ये अपन ने कल देखा था। ठीक है ना, तो मेगास्थनीस इसी सेल्यूकस का राजदूत है जो भारत आता है, और ये इसका टाइम पीरियड भी याद रखना, 305 से 299 ईसा पूर्व तक ये मगध में रहता है। और फिर मगध में रह के इसी ने जो किताब में पूरी जानकारी लिखी, उसी से हमको उस समय की जानकारी मिलती है। ठीक है। दूसरी बात, इस युद्ध को जीतने के बाद ना केवल वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में 4 प्रांत भी मिल जाते हैं। 4 प्रांत मिल जाते हैं दहेज में। 4 प्रांत कौन कौन से? एक मिलता है एरिया, उसको हेरात कहते हैं वर्तमान में, हेरात। दूसरा है अराकोशिया, 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 अराकोशिया मतलब कंधार, कंधार। तीसरा प्रांत था काबुल, काबुल को उस समय कहते थे पेरोपनीसराई, पेरोपनिसराई मतलब काबुल। और चौथा प्रांत था जेड्रोसिया, जेड्रोसिया, जेड्रोसिया मतलब मकरान तट, मकरान तट। ये 4 प्रांत, और देखो 4 प्रांतों की आप यदि मैप में लोकेशन देखोगे, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, वहीं पे हेरात है, वहीं पे कंधार है, 4 बड़े बड़े प्रांत है अफगानिस्तान के, ये चंद्रगुप्त मौर्य के कब्जे में थे। ये एक बड़ी उपलब्धि है मगध के शासक के लिए। सोचो मगध कहां, बिहार पटना, वो वहां पे शासक बैठ रहा है, और उसका साम्राज्य कहां जा रहा है, अफगानिस्तान। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है, इतना बड़ा साम्राज्य भारत में दोबारा कोई और शासक स्थापित नहीं कर पाएगा, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन अधिकतम थी। ठीक है, तो देखो ये 4 प्रांत उसको दहेज में मिलते हैं। बाकी ऐसा भी कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए थे, किसको, सेल्यूकस को गिफ्ट में। अब मगध में वैसे भी हाथियों की कोई कमी नहीं थी, 500 हाथी भी चंद्रगुप्त मौर्य ने दे दिए थे। बाकी 4 प्रांत दहेज में ले लिए थे। 4 प्रांत दहेज में मतलब क्या, 4 प्रांतों का कब्जा हो गया है चंद्रगुप्त मौर्य के पास। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण की भी विजय करता है, और दक्षिण में उसका साम्राज्य कर्नाटक तक था। कहां तक था, कर्नाटक, कर्नाटक का जो निचला हिस्सा है वहां तक इस चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य स्थापित हो गया था। एक यूनानी इतिहासकार है जस्टिन, यूनानी इतिहासकार है जस्टिन। जस्टिन का यह कहना था कि इसने चंद्रगुप्त मौर्य को डाकुओं की सेना कहा है, डाकुओं की सेना। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को डाकुओं की सेना कहा है। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की आपको साम्राज्य विस्तार है। बाकी अंतिम समय में तो ये श्रवण बेलगोला जाके अपने प्राण त्याग देता है। थोड़ा सा इसको यूनानी इतिहासकार की नजर से भी देखना जरूरी है।
यूनानी इतिहासकार, यूनानी इतिहासकार। देखो यूनानी इतिहासकार में क्या है, हमको चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान बहुत बाद में हुई है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूनानी इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए हैं। एक नाम मिलता है सेंट्रोकोट्स, सेंट्रोकोट्स, सेंट्रोकोट्स। ये नाम दिया है स्ट्रेबो ने, स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन, एरियन और जस्टिन। एक और नाम मिलता है एंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स। ये है एपियानस और प्लूटार्क, प्लूटार्क और एपियानस, एपियानस। एक और नाम मिलता है एंड्रोकोप्टम, एंड्रोकोप्टम। और ये नाम दिया है एरियन ने। ये सब चंद्रगुप्त मौर्य के ही नाम हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के ही नाम हैं। और इन सब की पहचान विलियम जोन्स ने, विलियम जोन्स ने 1893 में की। 1893 में विलियम जोन्स खोज के लाया कि ये जो यूनानी इतिहासकार बार बार सेंट्रोकोट्स का उल्लेख कर रहे हैं, सेंट्रोकोट्स कोई और नहीं चंद्रगुप्त मौर्य है। मतलब देखो यहाँ पे क्या है कि जब अंग्रेजी इतिहासकार भारत का इतिहास लेखन कर रहे थे, अशोक के अभिलेखों को जब उनने पढ़ना चालू किया, भारतीयों को ये इतिहास की कोई जानकारी नहीं थी। हम तो इतिहास के नाम पे उस समय क्या है, केवल वैदिक काल और वैदिक के बाल काल के बाद कुछ शासकों का हम नाम सुन लेते थे। मौर्य साम्राज्य और इसकी जानकारी हमको दिखाई नहीं देती। वो तो जब अंग्रेजों ने अशोक का अभिलेखों को पढ़ा और अशोक के अभिलेखों को पढ़ के उनने मौर्य वंश का इतिहास खगोला और इतिहास में फिर उनने खोज चालू करी, तो यूनानी इतिहासकार, जब मौर्य साम्राज्य का जो टाइम पीरियड निश्चित किया गया था उस समय के कुछ यूनानी इतिहासकार हैं, ये लोग बार बार उल्लेख कर रहे थे कि भाई, उनने कहा कि इधर भारत का एक इंडिया में एक बहुत बड़ा शासक था सेंट्रोकोट्स, और इस सेंट्रोकोट्स ने ही हमारे यूनानी शासक को हराया था, उसकी लड़की से शादी करी थी, फिर उसको 4 प्रांत दहेज में मिल गए थे, काबुल कंधार तक उसका शासन था। मेगास्थनीज की इंडिका को पढ़ा गया तो इंडिका में भी क्या, इंडिका में तो पाली ब्रोथा शब्द यूज किया गया है ना, पाली ब्रोथा। मतलब आप ये सोचो कि इतना आसान नहीं रहा इतिहास लेखन, क्योंकि ये अलग ही उल्लेख कर रहे हैं, भारत में ऐसा कोई स्थान ही नहीं है। अब जैसे पाली ब्रोथा, मेगास्थनीज अपनी इंडिका में कह रहा है कि पाली ब्रोथा का महल इतना बड़ा था, पाली ब्रोथा में ऐसा होता था, पाली ब्रोथा में 7 जातियां थी। अब समझ नहीं आ रहा कि पाली ब्रोथा क्या है। तो बहुत खोज की गई है कि पाली ब्रोथा को पहले समझा गया कि ऐसा तो नहीं, क्योंकि इसने लिखा था पाली ब्रोथा की सोन और गंगा नदी के संगम पे है, और सोन नदी भी नाम नहीं लिखा था, कुछ हिरण्यबाहु नदी उपयोग किया था उसने, कि गंगा और हिरण्यबाहु नदी पर के संगम पे था, तो गंगा और सोन नदी के संगम पे था। तो फिर खोज की गई, बड़ी मुश्किल से अंत में निश्चय किया गया कि ये पाली ब्रोथा ही पाटलिपुत्र है। इसी टाइप से ये सेंट्रोकोट्स, एंट्रोकोट्स, एंट्रोकोप्टम कौन है जिसका यूनानी इतिहासकार इतना उल्लेख कर रहे हैं, इसको चंद्रगुप्त मौर्य बताया गया कि यही चंद्रगुप्त मौर्य है जो मौर्य वंश का संस्थापक है और यूनानियों के साथ इनके संपर्क है। तो मौर्य साम्राज्य का इतिहास लेखन में इन यूनानी इतिहासकारों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है ना। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के अलग अलग नाम हैं जो यूनानी इतिहासकारों ने दिए हैं। ठीक है। बाकी देखो यूनानी इतिहासकार फिर बाद में, चंद्रगुप्त मौर्य का कोई विशेष उल्लेख नहीं है। क्या है, 322 में गद्दी पर बैठता है और 298 ईसा पूर्व में तक उसका साम्राज्य है। और देखो 298 मृत्यु नहीं हुई है, दरअसल इस समय क्या है, मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा है, 12 वर्ष का अकाल पड़ा है। और इस अकाल से त्रस्त होकर चंद्रगुप्त मौर्य
थोड़ा सा आध्यात्मिक रुख कर लेता है और वो जैन मुनि, जैन धर्म को अपनाता है ये जैन मुनि भद्रबाहु, भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चला जाता है। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी की पहाड़ी है। श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी की पहाड़ी पर संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग देता है। ठीक है, तो ये जैन धर्म का अनुयायी था और जैन धर्म की ही संलेखना पद्धति से ही अपने प्राण त्याग देता है। और देखो, जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को विशाखाचार्य कहा गया है। जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या शब्द यूज करते हैं? विशाखाचार्य। ठीक है, तो जैसे यूनानी लेखक अलग शब्द यूज कर रहे हैं ना, तो जैन ग्रंथों में भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशाखाचार्य शब्द का उल्लेख किया गया है। और इसी जैन ग्रंथों में बताया गया है कि इस विशाखाचार्य का जो उत्तराधिकारी है उसका नाम दिया गया है सिंहसेन। सिंहसेन। ठीक है, तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक कहानी में हमको केवल इतना ही जानना है और ज्यादा की जानकारी जानने की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी अपन थोड़ी सी आगे चर्चा और ही कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक महान साम्राज्य निर्माता था, स्पष्ट कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान साम्राज्य निर्माता था, स्पष्ट कीजिए। तो बात तो सही है, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्यों को 4 प्रांतों में बांटा था। 1 2 3 4 प्रांत थे उसके। ठीक है, 4 बड़े बड़े प्रांत थे। बिंदुसार के समय भी ये 4 प्रांत ही रहेंगे। अशोक इसमें केवल 5वां प्रांत जोड़ेगा, कलिंग। तो मतलब देखो कहना क्या चाह रहे हैं कि अशोक ही केवल एक प्रांत जीतता है, कलिंग, क्योंकि उसके पहले तक सारा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य जीत चुका था। काबुल कंधार से लेकर श्रवण बेलगोला कर्नाटक तक का क्षेत्र उसके कब्जे में था। तो निश्चित रूप से एक महान साम्राज्य निर्माता था। उसने तक्षशिला के आसपास के छोटे छोटे साम्राज्यों को हराया, उनको इकट्ठा किया। मगध के शासक घनानंद को हराया, फिर यूनानी शासक से उसका युद्ध हुआ है। उस युद्ध में उस यूनानी शासक को पराजित किया और 4 प्रांत उसने उससे कब्जे में लिए। और इस रूप में उसने पूरे भारत में एक पहली बार बड़े साम्राज्य की स्थापना करी है। देखो इसके पहले भी जो मगध था, इतना बड़ा मगध नहीं था जितना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। अब चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का शासक मगध में बैठा है और वो मगध से काबुल कंधार तक के क्षेत्र को संभाल रहा है। पहले ही बताया, ज्योग्राफिकल बाउंड्री भारत की दोबारा कभी इतनी बड़ी नहीं होगी। ज्योग्राफिकल बाउंड्री, गुप्त भी इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं करेंगे, इवन मुगल भी इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं करेंगे। मुगलों के पास शुरू में काबुल कंधार रहेंगे, लेकिन जब उनसे काबुल कंधार रहते हैं तब उनका दक्षिण में साम्राज्य नहीं था, और जब वो दक्षिण में चले जाते हैं तो काबुल कंधार उनके हाथ से निकल जाता है और काबुल कंधार वहां से ईरानियों के पास चला जाता है। तो जितना बड़ा साम्राज्य अभी स्थापित करके जाएगा यही अंत तक हम रहेगा, जिसको कहते हैं ना अखंड भारत। चंद्रगुप्त मौर्य ही स्थापक, वास्तविक देखा जाए तो अखंड भारत का पहला और एकमात्र शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त के बिंदुसार और अशोक, इसके बाद तो साम्राज्य का विघटन हो जाता है और फिर कभी इतना बड़ा भारत निर्मित नहीं हो पाता है। ठीक है ना, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। साम्राज्य निर्माता के रूप में मौर्य साम्राज्य में कोई यदि व्यक्ति है तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि बिंदुसार को तो गिफ्ट मिला है, अशोक को भी गिफ्ट मिला है। अशोक महान है लेकिन उसकी महानता का कारण दूसरा है। यदि साम्राज्य निर्माता में देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य अशोक से आगे, क्योंकि अशोक ने तो केवल एक प्रांत जीता है, बाकी पूरा चंद्रगुप्त मौर्य की ही कमाई है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य में अपन को इतना ही देखना है। फिर इसमें जो दूसरा शासक हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, उसका लड़का बिंदुसार। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273
3 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अब देखो इसके भी अलग अलग नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ, अब भी लिखा जैन ग्रंथ में इसको सिंहसेन कहा गया है, सिंहसेन कहा गया है। पुराणों, पुराणों में इसे भद्रसार कहा गया है। यूनानी ग्रंथ, यूनानी ग्रंथ इसे अमित्र चेट्स कहते हैं। यूनानी ग्रंथ इसे क्या नाम देते हैं? अमित्र चेट्स। पुराणों में से भद्रसार, और पुराणों में कोष्टक में लिखा ना वायु पुराण में से भद्रसार कहा गया है, वायु पुराण में से भद्रसार कहा गया है। यूनानी ग्रंथों में अमित्र चेट्स कहा गया है, और संस्कृत ग्रंथों में वो अमित्र चेट्स यूनानी ग्रंथों में, और संस्कृत ग्रंथों में अमित्र घात कहा गया है। संस्कृत ग्रंथों में क्या कहा गया है? अमित्र घात। अमित्र घात, और अमित्र घात का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का विनाशक, शत्रुओं का विनाशक या शत्रुओं का नष्टकर्ता, शत्रुओं को नष्ट करने वाला। ठीक है, तो देखो ये सारे नाम याद रखने हैं बिंदुसार के संदर्भ में। फिर बिंदुसार के संदर्भ में और क्या बात है जो याद रखनी है? ये बिंदुसार अजीवक धर्म का अनुयायी था, अजीवक धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य जैन था, बिंदुसार अजीवक था, और जो अशोक आएगा वो क्या होगा? बौद्ध होगा। ठीक है, फिर इसके संदर्भ में एक और याद रखना, एक व्यक्ति का नाम मिलता है पिंगल वत्स, पिंगल वत्स। ये पिंगल वत्स इसी के दरबार में था, और इस पर बिंदुसार का काफी प्रभाव था। ये अजीवक ही था, और इसी की बात सुनकर बिंदुसार काम करता था। दूसरा एक बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, दिव्यावदान। दिव्यावदान में उल्लेख है कि बिंदुसार की 500 लोगों की मंत्री परिषद थी, 500 लोगों की मंत्री परिषद, 500 लोगों की मंत्री परिषद थी, और इसका जो प्रधानमंत्री होता था वो था खल्लाटक, खल्लाटक। ये क्या था इसका? प्रधानमंत्री। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था, बिंदुसार का प्रधानमंत्री खल्लाटक था। ठीक है, फिर इसमें क्या याद रखना है? इस बिंदुसार के समय इनके साम्राज्य में विद्रोह होता है, दो जगह विद्रोह होता है। एक विद्रोह होता है तक्षशिला में, तक्षशिला में। ठीक है, तक्षशिला में विद्रोह होता है, और इस विद्रोह को अशोक दबाता है, अशोक। और फिर सुसीम भी दबाता है, सुसीम इसका भाई है। फिर दूसरा विद्रोह होता है अवंती में, उज्जैनी। ठीक है, और उस समय अवंती का गवर्नर अशोक था, तो अशोक ने ही इस विद्रोह को दबाया था। ठीक है, तक्षशिला का विद्रोह अशोक और सुसीम, दो अलग अलग जगह विद्रोह था, दोनों ने दबाया। अवंती का विद्रोह अशोक ने अकेले दबाया था। ठीक है, तो ये दो विद्रोह की जानकारी मिलती है। फिर बिंदुसार के संदर्भ में और क्या है? बिंदुसार के संदर्भ में एक चीज और है कि इसने सीरिया के शासक, सीरिया के शासक एंटीओकस प्रथम, एंटीओकस प्रथम, सीरिया के शासक एंटीओकस प्रथम को इसने एक चिट्ठी भेजी और 3 चीजों की मांग करी।
तीन चीजों की मांग करी, सूखी अंजीर, दूसरा मीठी शराब और तीसरा दार्शनिक। दार्शनिक, ठीक है। इसमें से सूखी अंजीर वो भिजवा देते हैं, मीठी शराब भिजवा देते हैं, परंतु दार्शनिक नहीं भिजवाते हैं। उनके यहाँ था कि हमारे यहाँ परंपरा नहीं है कि वहां पे दार्शनिकों को सोफिस्ट कहते थे, तो सोफिस्ट को उन्होंने कहा कि हम नहीं बेचते हैं या नहीं भेजते हैं, तो वो मना कर दिया उन्होंने, लेकिन बाकी दो चीज भिजानी पड़ी। मतलब देखो, मगध का शासक और सीरिया का शासक, सीरिया के शासक से मगध का शासक मांग कर रहा है कि मेरे को चाहिए, मतलब उसकी चल रही है ना, भले वो उस पर कब्जा नहीं कर रहा, चाहता तो कर लेता, लेकिन उसका साम्राज्य वैसे ही इतना बड़ा था, तो उसकी साम्राज्य की सीमा यहां तक टच कर रही कि अपने पड़ोसी शासकों से वो मांग कर रहा है। दूसरा, इस एंटीओकस ने अपना एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था डायमेकस। डाइमेकस, एंटीओकस ने अपना राजदूत डाइमेकस भेजा था, ठीक है। तो ये डाइमेकस है जो मेगास्थनीस का स्थान लेगा। फिर एक और राजदूत आता है मिस्र की तरफ से। मिस्र का राजा था टॉलमी द्वितीय, टॉलमी द्वितीय या फिलाडेल्फस। इसने अपना एक राजदूत भेजा डायनोसियस। डायनोसियस भेजा, ठीक है। तो इतनी जानकारी बिंदुसार के संदर्भ में थी। और फिर बिंदुसार के बाद इनका अगला उत्तराधिकारी होता है राजा अशोक। बिंदुसार को भी साम्राज्य बना बनाया मिला, उसको भी ज्यादा समस्या नहीं की, दो विद्रोह हुए थे, दो लड़कों ने दबा दिए, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं की बिंदुसार को। बिंदुसार के बाद उसका उत्तराधिकारी होता है अशोक। अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व। 273 से 232 ईसा पूर्व, ठीक है। अब देखो, इस तिथि में थोड़ा सा विवाद भी है। 273 से 232 है, लेकिन इसका राज्याभिषेक माना गया है 269 ईसा पूर्व। राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व। दरअसल क्या है कि बिंदुसार के बाद साम्राज्य में शासक कौन बनेगा, इसको लेके बिंदुसार के लड़कों में लड़ाई होती है। उसका लड़का सुसीम भी है, अशोक भी है, और भी लड़के थे। कहते हैं बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी सुसीम को घोषित किया था, लेकिन अशोक इसको नहीं मानता है। और देखो, दो बौद्ध ग्रंथ हैं, दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। अपने 99 भाइयों की हत्या की, और इसी 99 भाइयों की हत्या के नाम के कारण उसको चंडाशोक कहा गया है। और तब जाके वो मगध की गद्दी, मतलब पूरे परिवार को मार डालता है, और तब जाके वो गद्दी पर बैठता है। ये कौन बौद्ध ग्रंथ है, दीपवंश और महावंश, ये इसकी जानकारी देते हैं, ठीक है। तो ये अशोक को गद्दी सीधे नहीं मिली है, जैसे चंद्रगुप्त से बिंदुसार को मिल गई थी, अशोक को राजगद्दी के लिए लड़ना पड़ा। और ये लड़ाई देखो शुरू से चल रही है, आगे अंत तक चलेगी। राजा का लड़का राजा बनता है, लेकिन परिवार को मार के। सबसे हर्यक वंश से कहानी चल रही है, जो भारत का पहला राजवंश है, पितृहंता वंश कहलाता है। अजात शत्रु, बिंबिसार, बाप आजा बिंबिसार था, बिंबिसार को अजात शत्रु ने मार दिया, फिर अजात शत्रु को उसके लड़के ने मार दिया। तो वो जो परंपरा है राजतंत्र में आगे तक चलेगी,
अपन मुगल काल आएंगे, मुगल काल तक ये समस्या होगी कि औरंगजेब अपने भाइयों की हत्या करके और गद्दी पर बैठता है, ठीक है ना। तो वो कुछ अलग से नहीं है, राजतंत्र की ये कहानी ही है। फिर देखो अशोक के संदर्भ में उसके, हाँ, अभिलेखों में अशोक नाम, अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें उसका नाम मिलता है अलग अलग। जैसे अशोक को अपने अभिलेखों में एक नाम कहा गया है देवा नाम पिए, देवा नाम पिए। अशोक को अपने अभिलेखों में क्या कहा गया है, देवा नाम पिए, अर्थात देवताओं का प्यारा। देखो यहां पर अशोक इतना बड़ा राजा है, सबसे बड़ा साम्राज्य अशोक के पास ही है, लेकिन अशोक भी अपने आप को क्या कह रहा है, देवताओं का प्यारा। आगे चलकर ये राजा अपने आप को, अभी तो देवताओं का प्यारा कह रहे हैं, फिर आगे चल के अपने आप को क्या कहेंगे कि हम ही देवता हैं। अभी देवा नाम पिए कह रहे हैं और फिर क्या है, वो देवता की उपाधि ही धारण करना चालू कर देंगे। वो राजा की बढ़ती हुई शक्ति का द्योतक है कि अब राजा राजा ना होके भगवान भी हो जाएगा आगे चल के, अभी नहीं है। अभी उपाधि से समझ आ रहा है देवा नाम पिए ही वो उपाधि धारण कर पा रहा है। फिर अशोक का, अशोक नाम ही कुछ अभिलेखों में मिलता है। क्या नाम मिलता है, अशोक। और अशोक जो नाम मिला है वो है गुर्जरा, मास्की, गुर्जरा, मास्की, नेतूर, उदयगोलन। इसमें क्या नाम मिला है, अशोक नाम मिला है। फिर एक और नाम मिलता है प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, या फिर मगध का राजा या मगधाधिराज, मगधाधिराज। ये नाम मिला है भाब्रू अभिलेख में, भाब्रू या बैरायट, प्रियदर्शी, ठीक है। और ये भाब्रू में तो कल लिखा ना कि बुद्ध धम्म संघ तीन त्रिरत्नों की चर्चा की गई है। फिर एक नाम मिलता है बुद्ध शाक्य, बुद्ध शाक्य। ये नाम मिलता है मास्की अभिलेख में, मास्की अभिलेख में। फिर पान गुरानिया में भी मगधाधिराज मिला है, पान गुराड़िया में, ये भी मध्य प्रदेश में है, मगधाधिराज लिखा है। और अशोक वर्धन, अशोक वर्धन, ये नाम मिला है पुराणों में, पुराणों में अशोक वर्धन नाम मिला है, ठीक है ना। तो ये तो अशोक के इतने सारे नाम हैं, आपको सारे नाम याद रखने, कौन सा नाम कहां लिखा है ये भी याद रखना है, ठीक है। फिर अशोक के परिवार के बारे में जानते हैं। तो देखो पिता तो आप जानते ही हो, पिता कौन थे, बिंदुसार। लेकिन माता के संदर्भ में विवाद है, अलग अलग ग्रंथ अलग अलग माता का उल्लेख करता है। एक माता का नाम मिला है धम्मा, धम्मा, और ये बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश कहता है, महाबोधि वंश। दूसरा नाम मिलता है पासादिका, पासादिका, और यह नाम मिलता है बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में, दिव्यावदान में। और एक और माता का नाम मिलता है सुभद्रांगी, सुभद्रांगी, ठीक है। ये तीन माता का नाम हमको उल्लेख मिलता है, पिता तो हर जगह बिंदुसार ही मिले हैं। फिर अशोक की पत्नी, पत्नी भी एक नहीं थी, एक अशोक की पत्नी मिलती है असंधिमित्रा, असंधिमित्रा, और इसको पटरानी का दर्जा प्राप्त था। राजा की बहुत सारी पत्नियां होती हैं, लेकिन ऑफिशियल जो राजा के बाजू में बैठ सकती वो कहलाती पटरानी, तो वो कौन थी, असंधिमित्रा। फिर असंधिमित्रा
एक और पत्नी का उल्लेख मिलता है, महादेवी। महादेवी, और महादेवी के एक लड़का और एक लड़की की जानकारी मिलेगी। एक लड़का होगा महेंद्र और एक लड़की होगी संघमित्रा। इनको बौद्ध भिक्षु बना देगा, बौद्ध प्रचार के लिए भेजेगा। एक रानी का उल्लेख है, तिष्य रक्षिता। तिष्य रक्षिता, ये तिष्य रक्षिता बौद्ध विरोधी थी। बौद्ध विरोधी थी। देखो, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी है, लेकिन तिष्य रक्षिता ब्राह्मण धर्म की अनुयायी थी और बौद्ध विरोधी थी। और इसने बताते हैं कि बोधि वृक्ष को नष्ट किया था इसने, बोधि वृक्ष को नष्ट किया था। और ये अशोक की एकमात्र पत्नी है जो अशोक की मृत्यु के बाद सती हुई थी। ये पेपर में इसका नाम पूछा गया कि अशोक की वो कौन सी पत्नी थी जो उसकी मृत्यु के बाद सती हुई है, तिष्य रक्षिता। फिर एक और पत्नी थी पद्मावती, और पद्मावती का एक लड़का था कुणाल। अभी अशोक के उत्तराधिकारी में इसका उल्लेख मिलेगा, कुणाल कौन था। फिर एक और पत्नी का उल्लेख मिलता है, कारुवकी। कारुवकी, और कारुवकी का एक लड़का है तीवर। तीवर, ठीक है। और देखो, इस कारुवकी रानी का जो चित्र है वो कौशाम्बी अभिलेख में है। कौशाम्बी, या देखा था ना, इसी को प्रयाग अभिलेख कहते हैं। कौशाम्बी और प्रयाग, और इसी को रानी का अभिलेख कहते हैं। तो इसी रानी का उल्लेख है, अशोक की रानी कारुवकी, ठीक है। तो देखो, ये अशोक के माता पिता और ये अशोक की पत्नी है महादेवी, तिष्यरक्षिता, पद्मावती और कारुवकी। सबके लड़के लेकिन अलग अलग हैं। बाकी देखो, पुत्र की बात करें तो एक लड़का तो क्या हो गया, महेंद्र हो गया, एक लड़का कोणाल हो गया, एक लड़का तीवर हो गया, और एक और लड़का है जालोक। इसका उल्लेख राजतरंगिणी में है। एक ग्रंथ है राजतरंगिणी, उसमें जालोक का उल्लेख है, ठीक है। लड़की, एक लड़की संघमित्रा तो है जो महादेवी की लड़की है, और एक और लड़की का उल्लेख मिलता है चारुमती। ये भी अशोक की ही लड़की थी, चारुमती, ठीक है। तो देखो, ये अशोक की तो पारिवारिक जानकारी, मोड़ा मोड़ी, मां बाप पत्नी हो गई। फिर अशोक के व्यक्तिगत धर्म की बात करें, अशोक का व्यक्तिगत धर्म, पर्सनल रूप से वो किस धर्म को फॉलो करता था, व्यक्तिगत धर्म। तो देखो, व्यक्तिगत धर्म में जो बौद्ध ग्रंथ है महावंश, महावंश के अनुसार अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ब्राह्मण धर्म का अनुयायी, और प्रतिदिन 6000 ब्राह्मणों को भोज कराता था, ठीक है। लेकिन फिर बाद में अशोक के अभिलेखों से जानकारी मिलती है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी है। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, वो सीधे उनकी अशोक के अभिलेख से ही जानकारी मिलती है। अशोक को बौद्ध बनाने में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक है बौद्ध भिक्षु निग्रोध, श्रवण निग्रोध। और यह श्रवण निग्रोध दरअसल इसका भाई था ना, जो सुशीम, सुशीम का लड़का था। तब इसने बाप को तो मार डाला था, निग्रोध सन्यासी बन गया था, तो इसने अपने चाचा को जोता कि आप बौद्ध धर्म में आ जाओ। दूसरा व्यक्ति था मोगिल पुत्र तिष्य। मोगली तिष्य पुत्र, मोगिल तिष्य पुत्र, ठीक है ना। इसी के प्रभाव में यह बौद्ध बना था, इसी के प्रभाव में, और इसी के चक्कर में उसने तीसरी बौद्ध संगति कराई है। तीसरी बौद्ध संगति, मोगिल पुत्र को ही अध्यक्षता बनाता है। और तीसरा व्यक्ति उल्लेख मिलता है
उपगुप्त का। उपगुप्त। उपगुप्त कौन था? वो पंडित जिसने बौद्ध धर्म की इसको दीक्षा दिलाई, मतलब वही सन्यासी आया होगा जिसने वो रिचुअल्स कराया होगा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की बात हो गई है। फिर एक कश्मीर का ग्रंथ है, कल्हड़ ने लिखा था। कल्हड़, कश्मीर का है ये कल्हड़। इसकी किताब है राज तरंगिणी। बहुत बाद में लिखी गई है, अपन देखेंगे 11वीं 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास राज तरंगिणी की रचना की जाती है। और इस राज तरंगिणी में कहा गया है कि अशोक शैव मत का अनुयायी है। अशोक क्या है? शैव मत का अनुयायी है। और राज तरंगिणी में मिलता है कि अशोक ने कश्मीर में शिव मंदिर बनवाया था। कश्मीर में शिव मंदिर बनवाया था। श्रीनगर की स्थापना करता है। श्रीनगर की स्थापना करता है। ठीक है, जब कश्मीर का राज्यपाल उसका जो लड़के का लड़का जालोक रहता तब ये करता है। ठीक है, तो देखो ये व्यक्तिगत संदर्भ, व्यक्तिगत धर्म के संदर्भ में ये जानकारी है। एक तो ये श्रीनगर की स्थापना करता है, और एक और लिख लेना कि नेपाल में 2 नगर बसाता है ये। एक है लालीपट्टनम और दूसरा है देवपत्तम। लालीपट्टनम और देवपत्तन ये उसने नेपाल में बसाए। ठीक है, तो देखो ये अशोक के व्यक्तिगत धर्म और उसके व्यक्तिगत जीवन की चर्चा है। अशोक गद्दी पर बैठता है, गद्दी पर बैठते समय उसने पूरे अपने परिवार वालों को हत्या करता है, तब जाके वो गद्दी पर बैठता है। और अशोक मौर्य साम्राज्य को और विस्तार देता है और ये कलिंग विजय करता है। अपने जीवन में इसको एक ही बड़ा युद्ध लड़ना पड़ा, कलिंग युद्ध, लेकिन ये युद्ध भी इतिहास में निर्णायक साबित होता है, क्योंकि इसके पहले का अशोक और इसके बाद का अशोक सब बदल जाता है। तो बस हमको यही देखना है कि जो कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध हुआ है 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ है? 261। इस 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध होता है। तो कलिंग युद्ध करने का कारण क्या था और ऐसा क्या हुआ कलिंग युद्ध में कि सब कुछ बदल गया? अशोक जैसा कहता है कि कलिंग युद्ध की हत्या के बाद देख के 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी हत्या देख के अशोक कहता है मेरा हृदय परिवर्तन हो गया और आज से मैं युद्ध की नीति को त्यागता हूं। ठीक है ना, तो इसका भी मूल्यांकन करेंगे कि ये कलिंग के बाद क्या हुआ। ठीक है ना, तो ये इसको आगे अपन अब कल देखेंगे।